साथियों नमस्कार। आज हम फिर एक बार पुनः प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के पाठ द्वितीय पे बात कर रहे हैं। तो हमने पिछले क्लास में ये बात कर ली थी कि प्लेट जो है उनकी गति के कारण क्या है, कितनी प्लेटें पाई जाती हैं। और पिछले वीडियो में आपके कमेंट के अनुसार मुझे पता चला कि सर वो जो मानचित्र था वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने इस बार खुद बना दिया है तो और ज़्यादा सुस्पष्ट हो जाएगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के फैक्ट और इसके अलावा छोटी और बड़ी जो प्लेटें हैं वो कहाँ स्थित है, और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इसमें ये है कि प्लेटों की गति किस तरह से है। अब प्लेटों की जो गति है वो आपको समझने के लिए मैंने पिछली क्लास में आपको जो है कोरियोलिस बल के आधार पर और दूसरा जो था वो आयलर थ्योरी के आधार पर आपको बताया था कि ये गतियां कैसे होती हैं, लेकिन अब सुस्पष्ट तरीके से उनको हम इसमें देख पाएंगे। तो पहले तो मैं छोटी प्लेटों के बारे में एक बार पुनः दोहरा दूं ताकि आपसे गलती किसी तरह की न हो, और कौन कौन सी जो प्लेट है जिनको आपने फोकस करना है, और फोकस जब करोगे तो वो चीज़ ज़रूरी है कि आपको उसके बारे में पता लगे। तो अब बात आती है कि छोटी प्लेटों की अगर बात करूं तो बड़ी प्लेटें आप जानते हो, अंटार्कटिका प्लेट, एशियन प्लेट, यानी कि मैं थोड़ा और इसको नीचे करूं तो ये बड़ा हो गया है साइज, और छोटा कर लेते हैं इसको ताकि सुस्पष्ट हो जाए। तो बड़ी प्लेटों में अंटार्कटिका प्लेट है, प्रशांत प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और उत्तरी अमेरिकन दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है। यहाँ कुछ जो बातें हैं यहाँ और ज़्यादा सुस्पष्ट हो जाएगी पिछली क्लास की तुलना में। यहाँ जो अगर बात कर रहा हूँ तो इसके बीच में एक एस आकृति का कटक पाया जाता है। किसके बीच में? प्रशांत के बीच में, जो कि कौन सा किनारा है? ये प्लेटों का अपसरण किनारा है। कौन सा? अपसरण किनारा है, ध्यान करना इसको, या अपसरण सीमा इसको मैं कह देता हूं, और शायद ये मार्कर भी आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो ये जो किनारे हैं ये भी क्या है? उसी तरह का किनारा है, अपसरण किनारा है। तो अब बात आती है, ये जो प्लेट है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन। कई बार इसको न्यूजीलैंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कह दिया जाता है, जो कि एनसीईआरटी के फैक्टों में इस चीज़ को बताया गया है। अब बड़ी आराम से अगर इन चीज़ों को समझोगे तो मैं यहाँ एक कलर चेंज करके आपको, हालांकि ये मानचित्र पूरी तरह से ठीक नहीं है, रेखा चित्र जो मैंने बनाया है, क्योंकि 0 डिग्री अगर मैं खींचूं तो भारत थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए था, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। 0 डिग्री से ऊपर वाले भाग में अगर हम नियमों की बात करें, जिसमें चांडलर के गति के नियम या चांडलर ने ध्रुवीय परिभ्रमण दिया था, या फिर बात करें हम आयलर थ्योरी के बारे में, तो आयलर की थ्योरी प्लेटों की गति के बारे में ये बताता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो प्लेटों का घुमाव होता है वो क्लॉकवाइज होता है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही थ्योरी कोरियोलिस बल कहता है कि विक्षेपण जो बल उत्तरी गोलार्ध में लगता है वो लगता है क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में जो लगता है वो एंटी क्लॉकवाइज लगता है। तो अगर प्रशांत की तली का प्रसरण हो रहा है, यहाँ देखिए प्रशांत अगर अपसरण किनारा है प्रशांत के बीच में, तो यूरोप वाला जो भाग है वो इधर खिसक रहा है, और जो अमेरिकन वाला जो भाग है, अमेरिकन प्लेटों का भाग है, वो इधर खिसक रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं यूं कहूं कि अमेरिकन जो प्लेटें हैं वो प्रशांत महासागर की तली के ऊपर विक्षेपित हो रही है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हो कैसे रही हैं और किस तरह से हो रही है उसके ऊपर बात करते हैं। पहले छोटी प्लेटें आपको मैं दोबारा एक बार दोहरा दूं ताकि बात स्पष्ट हो जाए। छोटी प्लेटों में यहाँ पर जो प्लेट है मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर, तो उसको हमने कहा था काकोस। कौन सा? काकोस। अगर ये इसको हमने कहा था काकोस प्लेट, और इसके नीचे जो बड़ी प्लेट है उसको हमने कहा था नजका प्लेट। और यहां सुदूर दक्षिणी अमेरिका के पास है स्कोसिया प्लेट।
ये थोड़ा ध्यान कर लेना। स्कोशिया प्लेट जो है वो कहाँ, दक्षिणी अमेरिका के सुदूर अंटार्कटिका महाद्वीप के बीच में एक छोटी सी प्लेट स्थित है। एक प्लेट स्थित है कहाँ पर, कैलिफोर्निया के ऊपर वाले भाग में, जिसको कहते हैं डिवान डी फूका प्लेट, डिवान डी फूका प्लेट। वहीं कैलिफोर्निया के पास एक ट्रांसपेरेंट पाया जाता है जो संरक्षित सीमा का बेस्ट उदाहरण है, सेन एंड्रियास बरंस। कौन सा, सेन एंड्रियास बरंस। ये कैलिफोर्निया के पास स्थित एक शियर सीमा का उदाहरण है, यह संरक्षित सीमा का उदाहरण है। अब बात आती है, ये जो प्लेट है वो ग्रीनलैंड प्लेट है। अब इसको कहा हमने अरब प्रांत की अरेबियन प्लेट, छोटी प्लेट है ये अरेबियन प्लेट। और इस कैरेबियन महासागर के जो द्वीप समूह है इन पे भी बहुत सारे ज्वालामुखी आते हैं, भूकंप आते हैं, तो इसको कहा हमने कैरेबियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट। अगर सुस्पष्ट दिखाई नहीं दिया आपको तो थोड़ा देख लें। कैरेबियन प्लेट। अब बात आती है एक बिस्मार्क प्लेट के तौर पर, तो यहाँ ब्रिटेन और फ्रांस के पास बिस्मार्क प्लेट है, बिस्मार्क प्लेट स्थित है। या छोटी प्लेटों में यहाँ एक छोटी प्लेट है जिसको सोमाली प्लेट कहा जाता है, सोमाली, सोमालिया प्रायद्वीप के बिल्कुल पास स्थित सोमाली प्लेट है। अब सबसे ज़्यादा जो बार पूछी गई हैं, या तो पूछते हैं काकोस, नजका, डिवान डी फूका या सेन एंड्रियास बरंस जो कैलिफोर्निया के पास स्थित है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी रही है, फ्यूजी की, कैरोलिना की। यहाँ पर जो स्थित है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में वो है कैरोलिना प्लेट, और इसके बीच में जो स्थित है छोटी प्लेट उसको कहते हैं फ्यूजी प्लेट। फ्यूजी प्लेट। और यहाँ पर एक और प्लेट स्थित है जिसका नाम है फिलीपाइंस प्लेट। अब थोड़ा ध्यान कर लेना, कैरोलिना प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित और इनके बीच में स्थित है फ्यूजी प्लेट जो भी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, और उसके ऊपर जो स्थित है वो कौन सी है, फिलिपाइन प्लेट है। अभी ये कॉलेज व्याख्याता एग्जाम में जब रिपीट हुई तो यही पूछा जाता है कि किन प्लेटों के बीच में, तो बड़ी प्लेट इधर प्रशांत महासागरीय प्लेट है और इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटों के बीच में है। कौन सी प्लेट है, ये तीनों की तीनों प्लेट है प्रशांत महासागर और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में है। अब ये तो एक बार मैंने दोहराया है आपको कि ये छोटी प्लेटें हैं जिनको आपने ध्यान रखना है, लेकिन इनकी गतियां कैसे हैं जो नेट सेट जेआरएफ के एग्जामों में बहुत बार पूछी जाती है, और इस बार भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में ये पूछने की पक्की संभावना है। तो ध्यान देना कि उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज बल लगता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो विक्षेपण बल है वो एंटी क्लॉकवाइज लगता है, और इसी आधार पर जो आयलर है उसने प्लेटों की गतियां बताई। जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है ये आने की पक्की संभावना, ध्यान करना, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति, तो उत्तरी गोलार्ध में इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है उसमें बल जो लग रहा है वो क्लॉकवाइज लग रहा है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि उत्तर जो पूर्व है उसकी दिशा में ये चल रही हैं। ये कितना आसान बात है कि ये गणित है, ये क्या है, गणित है। अगर मैं इन चीज़ों को सुस्पष्ट तरीके से बताऊं तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो पर्वत श्रेणी जिस दिशा में सबसे ऊंची है, इसका मतलब संपीड़न बल या प्लेटों का जो कंप्रेस्ड बल है, प्लेटों का जो कंप्रेस्ड बल है वो वहीं ज़्यादा लग रहा है, यानी जहां पर्वत श्रेणी ज़्यादा ऊंची है। तो हिमालय भी
उत्तर पश्चिमी में ज़्यादा ऊंचा है। इसका मतलब यहाँ पर जो बल लग रहा है वो सबसे ज़्यादा हिमालय वाली जो साइड है, मैं यूँ कहूँ कि इस तरह से घूम रहा है, ये इस तरह से, यानी कि क्लॉकवाइज। तो हिमालय का उत्तर पश्चिमी जो भाग है वो ज़्यादा संपीड़ित हो रहा है और पूर्व वाला भाग खुल रहा है। तो इसका मतलब जो उत्तर पश्चिमी की दिशा में हिमालय सबसे ज़्यादा ऊंचाई रखता है। तो इसकी दिशा कैसे हुई प्लेट की, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की उत्तर पूर्व की तरफ, और आ किस ओर से रही हैं, घूम किस ओर से रही हैं। इसका मतलब ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है उसका बिंचाव किस तरह से लग रहा है, इस तरह से, यानी कि ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो इस तरह से प्रशांत प्लेट के साथ चढ़ रही है। अब बात आती है इन्हीं प्लेटों की, ये तो दूर हो रही हैं तो किनारों की बात ही नहीं है। यहाँ जो प्लेट आती है ये प्रशांत प्लेट जो है किसके नीचे जाएगी, महाद्वीपीय प्लेट के नीचे। तो प्रशांत प्लेट उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका के पास किस तरह से बिछाव कर रही हैं, संपीड़ित कर रही हैं, या संपीड़न हो रहा है या कंप्रेस्ड कर रही हैं। तो नीचे वाला जो भाग है वो किसके नीचे घुस रहा है, अमेरिका वाली प्लेट के नीचे, यानी कि महाद्वीपीय प्लेट के नीचे। और ये प्लेट वापस इस तरह से घूम रही है, यानी कि दोनों की अगर मैं दिशा आपको बताऊं तो प्रशांत प्लेट जो है इसके उत्तर पूर्व की तरफ नीचे जा रही है, जबकि वो जो महाद्वीपीय प्लेट है वो इस प्लेट के ऊपर चढ़ रही है, विक्षेपित हो रही है, तो वो उत्तर पश्चिमी की तरफ हो रही है, उत्तर पश्चिमी की तरफ, यानी कि ये वाला भाग इस और ऊपर चढ़ रहा है। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो जो रोकीज पर्वत है उसकी सर्वाधिक जो ऊंचाइयां अगर आप देखोगे, मैकेंजी पर्वत वगैरह या मैकेंजी अलास्का में स्थित ऊंची चोटी है एंडीज की, तो ये वाला भाग जो है ना वो ज़्यादा ऊंचा है एंडीज का। इसका मतलब समझ गए होंगे आप कि यहाँ से ज़्यादा संपीड़न बल लग रहा है और नीचे से ये जो घूम रही हैं प्लेट। अब यही बात अगर यहाँ देखें तो इसकी जो सर्वाधिक ऊंचाई है वो नीचे वाले भाग में है, किसकी, एंडीज की। तो एंडीज की सर्वाधिक जो ऊंचाई है वो निचले भागों में। तो एंडीज जो प्लेट है, यानी मैं यूं कहूं कि दक्षिणी जो प्रशांत प्लेट है वो दक्षिणी अमेरिका के इस साइड में घुस रही है, और ये अमेरिकन जो दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है वो इसके ऊपर विक्षेपित हो रही है। इसका मतलब संपीड़न बल, कंप्रेस्ड बल सर्वाधिक कहाँ लग रहा है, दक्षिणी रोकीज पर्वत की दिशा में लग रहा है। तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। यानी फिर एक बार पुनः ध्यान कर लें कि अगर पूछने लायक कोई बात है तो अगर उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी प्लेटें हैं उनकी जो गतियां हैं वो कैसे हैं। अब देखो, ये अगर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की तरफ गति कर रही हैं, उत्तर पूर्व की तरफ, तो ये भाग भी क्या है, प्रशांत महासागर का इस और जो यूरेशियन प्लेट है वो इस तरह से ऊपर चढ़ रही हैं। यही कारण है कि यहाँ चाप द्वीपों का निर्माण हुआ है। यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट किसके ऊपर, एशियन या यूरेशियन प्लेट के ऊपर आ रही हैं, यानी कि ये महाद्वीपीय प्लेट प्रशांत महासागरीय तली के ऊपर विक्षेपित हो रही हैं, यानी प्रशांत महासागरीय तली का विनाश हो रहा है, विध्वंस हो रहा है। तो शायद गतियां आपको समझ में आ गई होगी। दक्षिणी गोलार्ध में प्लेटों की गति इस तरह से रहेंगी और उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज रहेंगी। तो ये प्लेटों की गतियां हैं जो आपने कभी भी गलत नहीं करनी है। अब बात आती है इनके फैक्ट्स की जो एनसीईआरटी से मैंने उठाए हैं। ये ध्यान दें, थोड़ा सा बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। कार्लसबर्ग कटक कहाँ स्थित है, तो ये अरब सागर में है। कहाँ पर है, अरब सागर में स्थित है। बहुत ही आसान है। चांडलर गति किसे कहते हैं, चांडलर गति किसे कहते हैं, या इसको हम वास्तविक ध्रुव और चुंबकीय ध्रुव में जो परिवर्तन आ रहा है और धीरे धीरे वो परिवर्तन बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है इसको ध्रुवीय परिभ्रमण कह सकते हैं, हम परिभ्रमण कह सकते हैं। अब बात आती है समुद्र नीतल प्रसरण का मुख्य कारण क्या है, प्लेटों की गति के कारण। समुद्र के नीतल यानी कि समुद्री मैदानों या तली का जो प्रसार है वो प्लेटों की गति के कारण है। सर्वाधिक वार्षिक गति किस प्लेट की पाई जाती है, ये जब मैंने पिछली क्लास में आपको आयलर थ्योरी जब करवाई थी तो उसमें बताया था कि सर्वाधिक वार्षिक गति किस प्लेट की पाई जाती है, तो वो है ग्रीनलैंड प्लेट। कौन सी, ग्रीनलैंड जो प्लेट है उसमें 20 सेंटीमीटर प्रति ईयर है,
20 सेंटीमीटर प्रति ईयर जो है वो पाई जाती है। अब आती है सबसे कम गति किस प्लेट की है, तो वो आर्कटिक प्लेट की है, आर्कटिक प्लेट की है। अगर इसी चीज को अगर आप अपने देखें तो महासागरीय जो प्लेटें हैं उनकी गति जो है 5 सेंटीमीटर प्रति ईयर होती है, जबकि महाद्वीपीय जो प्लेट होती है उसकी 2 सेंटीमीटर प्रति ईयर जो है वो गति होती है। इसका मतलब जो भारी प्लेटें हैं उनमें गति ज़्यादा, जो हल्की प्लेटें हैं उनमें गति कम पाई जाती है। तो महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है तुलनात्मक दृष्टि से महासागरीय प्लेट की तुलना में। अब बात आती है पूर्णतया महासागरीय प्लेट कौन सी है, तो ये बात हम कर चुके हैं। पूर्णतया यानी कि पैसिफिक ओशियन प्लेट, या फिर हम बात कर लें प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है वो पूर्णतया महासागरीय है। प्लेट वह प्लेट जो पूर्णतया महाद्वीपीय प्लेट है, तो यूरेशियाई प्लेट जो है पूर्णतया महाद्वीपीय प्लेट है, जिसमें महासागर की जो तली है वो शामिल नहीं होती। फिर है भारतीय प्लेट की गति किस ओर है, तो भारतीय प्लेट की गति इस ओर है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर। ये थोड़ा ध्यान करना बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आने की पक्की संभावना है। पृथ्वी के मेंटल भाग में सेवेन धाराओं के तंत्र की खोज करने वाला विद्वान कौन था, तो सेवेनीय धारा सिद्धांत, सेवेनीय तरंग सिद्धांत किसने दिया था, आर्थर होम्स ने दिया था। किसने, आर्थर होम्स ने दिया था। किसने दिया था, आर्थर होम्स ने दिया था सेवेनीय तरंग सिद्धांत, जिसके आधार पर प्लेटों की गति की व्याख्या हमने पिछली क्लास में की थी। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, कैनेडियन विद्वान था। कौन, टूजो विल्सन। ये आरएस एग्जाम के अंदर 2 बार प्री पेपर में पूछा जा चुका है। और कब दिया था ये शब्द, 1965 में दिया था उसने। अब बात आती है विवर्तनिकी शब्द किस विद्वान ने दिया, और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में मुख्य कौन से विद्वानों ने योगदान दिया, तो विवर्तनिकी शब्द तो किसने दिया था, मॉर्गन ने। किसने, मॉर्गन ने। कब दिया था, 1967 में दिया था। लेकिन और अन्य जो विद्वान थे इसमें मॉर्गन के अलावा मैकेंजी और पार्कर थे। मैकेंजी और पार्कर थे। अब अगर हम बात करें मैकेंजी और पार्कर थे। रासायनिक रूप से एस्टेनोस्फीयर बना हुआ है, रासायनिक रूप से। तो अगर बात करें तो सीमा का ऊपरी भाग है, तो सीमा जो है वो अगर उसका ऊपरी भाग है क्या, एस्टेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल, या हम बात करें उसको हम मैग्मा चेंबर कहें, तो सीमा यानी कि सीमा रासायनिक रूप से किससे बना हुआ है, सिलिका प्लस सिलिका और एल्यूमिनियम से, सॉरी सिलिका और मैग्नीशियम से। सीमा किससे बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम से, सिलिका और मैग्नीशियम से बने हुए एस्टेनोस्फीयर। तो ये बात स्पष्ट हो गई होगी। अब हम बात करते हैं विविध एग्जामों में पूछे गए प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से संबंधित प्रश्न। इनकी मैं अधिक व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं थोड़ा। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में सागर नीतल प्रसरण संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2015, आरएस 2010, आरएस 2008 और बाकी लगभग 4 एग्जामों में बहुत बार रिपीट हुआ। इसमें आता है हैरी हैस। कौन आता है, हैरी हैस आता है। बाकी प्रश्न आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। हैरी हैस ने 1960 में ये सागर नीतल प्रसरण परिकल्पना दी थी। बाद में आता है, इसकी व्याख्या मैंने यहाँ कर दी थी। हवाइन और मैथ्यू ने अपने शोधों के आधार पर या चुंबकीय विसंगति के आधार पर इसकी पूर्णतया जो है वो सिद्ध कर दिया था प्लेटों की गति को। अब आगे जो प्रश्न है, भूक्रस्ट में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व है।
सबसे कम पाया जाने वाला तत्व है भूक्रस्ट में। कई बार ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन है, दूसरा सबसे ज़्यादा सिलिका, तीसरा जो है वो एल्यूमिनियम, चौथा जो है वो लोहा होता है। और इसी तरह से अगर इनमें देखा जाए तो सबसे कम जो है वो पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम। क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। इसके बाद निम्न में से किस परिमंडल में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाई जाती है, तो ये भी प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं। अब प्लेटों की दिशा और गति के कारण महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट की तुलना में हल्की होती है, किस आग्नेय चट्टान की बनी होती है, तो ये आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। किसकी बनी होती है, ये मुख्यतः बेसाल्ट और ग्रेनाइट की बनी होती हैं। तो इनकी जो व्याख्या है वो इसके अंदर मैंने कर दी है सभी। प्लेटों की गति की संपूर्ण व्याख्या करने वाला सिद्धांत है तो कौन सा है, प्लेटों की गति जो है वो आयलर थ्योरी से होती है। चांडलर गति कहा जाता है प्लेटों की वार्षिक गति को, ध्रुवीय परिभ्रमण को। तो अभी मैं बता चुका हूं आपको एनसीईआरटी के फैक्ट में, ध्रुवीय परिभ्रमण। प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत में निम्न में से किस तथ्य की व्याख्या नहीं होती। अब ये जो बात है वो मैं पीछे जाके आपको हल करवाता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है कि आपको ये बात समझ में आए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम जो है इसकी व्याख्या कर सकते हैं। चलो बताता हूं आपको, ध्यान दें इस बात पे। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से क्या नहीं हो सकता और क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, लिख लेना, महाद्वीपों का जो प्रवाह है वो इस सिद्धांत से सिद्ध किया जा सकता है। दूसरा 1 नंबर है ये, महाद्वीपों का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है ये बताया जा सकता है। दूसरी जो व्याख्या है वो पराचुंबकीय या चुंबकीय जो विसंगति है उसकी व्याख्या इससे की जा सकती है। तीसरी जो बात है वो द्वीपों के जो चाप हैं उनकी व्याख्या की जा सकती है। चौथी भूकंप की व्याख्या हो सकती है, भूकंप क्यों आते हैं, क्योंकि जहां अभिसरण किनारे हैं वहां पर भूकंप आते हैं। पांचवी जो बात है वो ज्वालामुखियों की व्याख्या की जा सकती है। यहाँ एक अपवाद है जो बात ध्यान रखनी है आपको, और बहुत बार ये प्रश्न आया है कि एकांकी ज्वालामुखी जो है ना उनकी व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से नहीं होती। एकांकी में सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है जो महाद्वीपों के बीच में पाए जाते हैं या फिर महासागरों के बीच में पाए जाते हैं, या मैं यूं कहूं कि जहां प्लेटों के जोड़ नहीं है, यानी कि अपसरण अभिसरण या संरक्षी किनारा नहीं है, वहां पर जो ज्वालामुखी है उनकी व्याख्या नहीं हो सकती। वो केवल एक हॉटस्पॉट क्षेत्र है जहां पर ये एकांकी ज्वालामुखी पैदा होते हैं, जैसे कि हवाई ज्वालामुखी की व्याख्या इससे नहीं होती, या फिर किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है या तंजानिया में स्थित जो ज्वालामुखी है उस ज्वालामुखी की व्याख्या करने में ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है असमर्थ रहता है। फिर छठी बात आती है ध्रुवीय परिभ्रमण की। ध्रुवीय परिभ्रमण जो है उसकी व्याख्या हो सकती है इससे। अब इसके बाद जो अन्य बातें हैं वो द्वीपों के जो चाप हैं या चापीय जो द्वीप की श्रेणियां हैं उनकी, जिनमें अगर मैं नाम लूं तो जापान के समस्त जो द्वीप है वो चापाकार आकृति के हैं, या फिर हमारा अंडमान निकोबार जो है वो चापाकार आकृति का है, या उसके नीचे अगर हम देखें तो ताइवान के जितने भी द्वीप समूह हैं, ताइवान है, या फिर और नीचे कोरिया के द्वीप समूह है, या उससे नीचे अगर हम देखें प्रशांत के किनारों पर तो इंडोनेशियाई द्वीप समूह है वो चापाकार आकृति के यानी इस तरह के हैं, या फिर वो इस तरह की आकृति के हैं। तो चापाकार आकृति जो है वो किससे जो व्याख्या की जा सकती है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से की जा सकती है। तो अब हम चलते हैं नीचे व्याख्या वाले स्थान पर,
और ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ये प्रश्न जो हैं वो मैं चाहता हूं कि आप PDF के रूप में प्राप्त कर लें, क्योंकि व्याख्या इनके नीचे मैंने करके रखी हुई है और आप इनको पूरी तरह से कर सकते हो, है ना। बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, ये ध्यान दें तो, क्योंकि सागर नीतल प्रसरण की परिकल्पना से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो मैंने यहाँ डाल दिए हैं। तो आपको PDF जो है उपलब्ध करवा दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।